गुड मॉर्निंग क्लास, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की थ्योरी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ बेटा, ठीक है। आज हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द फॉर्मूलाज फॉर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हमें इन सब के फॉर्मूलाज करने हैं बच्चा, ठीक है। फॉर्मूलाज करने हैं, इसका मतलब हमें इन सब के फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम लोग फॉर्मूलाज? जैसे कि आपको पहले दिया हुआ है टेट्रा अमाइन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये थर्ड क्या है? ये थर्ड आपका है स्टॉक नोटेशन। 11th क्लास में आपने सीखा होगा। स्टॉक नोटेशन का मतलब क्या होता है बच्चा कि जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। दैट इज स्टॉक नोटेशन, ठीक है। अब ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा है, ठीक है। ये थर्ड आपको बता रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, किसकी? कोबाल्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले कोबाल्ट लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे टेट्रा अमाइन है, यानी कि 4 अमाइन है आपके पास, इस तरह से 4 अमाइन है, ठीक है। और डाई एक्वा है, डाई मतलब 2 एक्वा है, एक्वा मतलब कि वाटर है। कितने हैं? 2 वाटर है। ये तो आपका कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि बंद हो गया, ठीक है। फिर आपको दिया है क्लोराइड, क्लोराइड एंड में लिखा है, इसका मतलब यह एंड में क्लोराइड यानी कि क्लोरीन लिखा जाएगा। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर बता क्या रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि जो क्लोरीन है ना वो आपके 3 है, क्योंकि इसी 3 क्लोरीन की वजह से ऑक्सीडेशन नंबर आपकी 3 आई है। क्यों? क्योंकि अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, दिस बोथ आर न्यूट्रल। और जब ये न्यूट्रल है इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है कोबाल्ट की +3 वो सिर्फ और सिर्फ इस 3 क्लोरीन की वजह से आई, क्योंकि एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम गिवन नेम से अपने कॉम्प्लेक्स को जनरेट करते हैं, ठीक है। अब है पोटेशियम, यानी कि स्टार्टिंग में पोटेशियम आ गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का ब्रैकेट लगाइए। टेट्रा साइनो निकलेट, यहाँ पे निकल है, मेटल सबसे पहले लिखा जाता है। टेट्रा साइनो आपके साइनाइड है यहाँ पर कितने? 4, इसे बंद कर दीजिए। निकलेट सेकंड, निकलेट जो निकल है मेटल है उसका एंड 8 से हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे जो मेटल है वो सबसे पहले आया है, इसीलिए, ठीक है। और भी रीज़न होते हैं, बताऊंगी धीरे धीरे करके। और जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। +2 कैसे आई होगी? साइनाइड का -4 हो गया, एक साइनाइड पे -1, 4 पे -4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिखा होगा यहाँ पे K2, यहाँ पे 2, ठीक है। 2 + x - 4 = 0, कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो क्या आ गई? x - 2 = 0, यानी कि x यानी कि +2, यानी कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई किसकी? निकल की। कब आई होगी? जब यहाँ पे 4 अगर साइनाइड हैं तो 2 कैसे आएगा? जब यहाँ पे 2 पोटेशियम होंगे। तो इस तरह से आपने K2NiCN4 फॉर्मूला जनरेट कर लिया, ठीक है। इस तरह से बच्चा प्रैक्टिस करोगे आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। फिर है ट्रिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, यानी कि 3, ट्रिस का मतलब 3। ट्रिस कब लगाते हैं? जब यहाँ पे जो आपका लिगेंड होता है ना उसमें नंबरिंग होती है, तब लगाते हैं। तो इथेन 1,2 डाई अमाइन है, इन लिख लीजिए उसको, ठीक है। ट्रिस मतलब 3 है। क्रोमियम क्लोराइड, क्रोमियम आपका यहाँ पे आएगा, बंद कर दीजिए। थर्ड क्लोराइड, फिर से वही, इन पे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्लोरीन आपके 3 होंगे यहाँ पे। ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका अमाइन ब्रोमाइड, अमाइन है आपके पास, ठीक है, ये रहा। ब्रोमाइड है आपको, ब्रोमीडो है, ब्रोमीडो है, ठीक है। क्लोरिडो भी है आपके पास, ये रहा। नाइट्रोटो एन प्लेटिनेट है, मतलब क्या है कि जो प्लेटिनम है ना यहाँ पे वो नाइट्रोटो, नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो के एन से अटैच्ड है। किस तरह से? इस तरह से एन से बॉन्ड है इस प्लेटिनम का, ये मतलब है इसका, ठीक है। समझ में आया? ओके, चलिए इसके बाद बाकी चीज़ें आप लिख दीजिए, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और इस तरह से प्लेटिनम पे जो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसे आई होगी? अमोनिया तो न्यूट्रल है, ब्रोमीन पे -1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, ठीक है। और नाइट्रो पे यहाँ पे कितना चार्ज होगा? नाइट्रो पे यहाँ पे चार्ज होगा आपका माइनस का कितना बच्चा? नाइट्रो पे -1 का चार्ज होता है बच्चा, ठीक है। तो -3 टोटल हो गया और मुझे चाहिए 2, तो इसलिए मेरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज आ गया? -1,
ठीक है, इस तरह से बच्चा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका डाइक्लोरिडो बिस, डाइक्लोरिडो, ठीक है, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन, ये रहे बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। प्लैटिनम है आपका जो कि 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और नाइट्रेट अटैच्ड है। ठीक है, नाइट्रेट आपका यहाँ पे लगा हुआ है बच्चा, समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका आयरन थर्ड हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि आयरन आपका थर्ड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हेक्सासाइनो है, ये रहे आपके हेक्सासाइनो, और फेरेट सेकंड जो दूसरा वाला फेरे है यानी कि फेरस है, ये वाला, ये आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये वाला आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। आयरन आपका 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 या फिर +3। ठीक है, जब वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो फेरेट है यानी कि वो अंदर है कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, वो अंदर है कॉम्प्लेक्स के। ठीक है बच्चा, जिसका बॉन्ड है 6 साइनाइड के साथ। आया समझ में? ये ट्राई क्यों लगाया गया है? तभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा इस आयरन के ऊपर, वरना आएगा ही नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में बच्चा आपको ये फॉर्मूलाज दे रखे हैं, आपको IUPAC नेम लिखने हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 1 बाय 1 इनके IUPAC नेम्स। देखिए ये रहे। ठीक है, आपको दे रखा है CONH3 Cl3, तो देखो कैसे लिखोगे इसका। Cl3 आपका एंड में है तो वो क्लोराइड बाद में आ गया, और हेक्साअमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ठीक है, मैं एक बार आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये है आपका CONH3 Cl3। ठीक है, चाहो तो मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको। देखिए CO कोबाल्ट है आपका, हेक्साअमाइन आएगा क्योंकि आपके पास NH3 कितने हैं, देखो 6 NH3 हैं आपके पास, तो हेक्साअमाइन आ गया, कोबाल्ट आ गया। ठीक है, अब देखो इतना तो आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर हो गया। अब लास्ट में क्लोरीन लिखा हुआ है तो क्लोराइड आपका एंड में आएगा। ठीक है, और क्योंकि कितने क्लोरीन दे रखे हैं, यू हैव बीन गिवन 3 क्लोरीन्स, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बच्चा। ठीक है, जो कि हम रोमन न्यूमरल में लिखते हैं जब भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का IUPAC नेमिंग करते हैं। ठीक है, फिर है आपका CO यानी कि कोबाल्ट अगेन आ गया। अब अगर पेंटाअमाइन है, क्लोरीन है और Cl2 बाहर है, तो देखो कैसे नाम लिखोगे इसका, पेंटाअमाइन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे भी कोबाल्ट की 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्यों? क्योंकि आपके पास 3 क्लोरीन्स प्रेजेंट है यहाँ पर। लेकिन क्लोरिडो क्यों लिखा है? क्योंकि क्लोरिडो आपका अंदर है जो कि नेगेटिव लीगेंड है। जो नेगेटिव लीगेंड होता है उसका नाम DO से एंड करते हैं, तो क्लोरिडो। ठीक है, थर्ड देखिए पोटेशियम पहले है तो पोटेशियम पहले आपका लिखा जाएगा। फिर आपको 6 साइनाइड दे रखे हैं तो हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए कितना आएगा। एक साइनाइड पे -1 होता है, 6 एंड पे कितना हो गया, -6 हो गया, और पोटेशियम कितने हैं 3, तो -6 + 3 कितना हो गया, -3, जो इक्वल टू के उधर जाके +3 हो जाएगा। यानी कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +3 आ गई। कैसे किया बच्चा, K3FeCN6। ठीक है ना, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट है, इसकी +3 + x - 6 = 0, सोल्व कीजिए, इट इज़ +3। तो इस तरह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी, आपके आयरन की। ठीक है, फेरेट क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर आपका नेगेटिव लीगेंड है, दैट्स वाई। ठीक है, और पोटेशियम भी मेटल भी आपका लेफ्ट साइड पे बाहर है। ठीक है, इसलिए ओके। फिर देखिए आपका K3FeC2O4, C2O4 को बोलते हैं ऑक्जेलेट। ठीक है, ये आपका ट्राई है तो ट्राई ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो क्यों लिखा है, क्योंकि ऑक्जेलेट आपका नेगेटिव लीगेंड है। ठीक है, ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक है, फेरेट थर्ड कैसे आया, पोटेशियम पे आपका +3 है इसलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी, आयरन की। ठीक है बच्चा, फिर है आपका K2PdCl4। K2PdCl4 का क्या मतलब हो गया कि पोटेशियम बाहर है तो पोटेशियम बाहर लिखोगे आप। ठीक है, आपने पोटेशियम को बाहर लिखा, अंदर क्या है, टेट्राक्लोरो है, लेकिन आपका क्लोरीन क्या है, नेगेटिव लीगेंड है, तो टेट्राक्लोरिडो। ठीक है, इट इज़ टेट्राक्लोरिडो। और पैलेडेट हो गया, 8 से एंड करते हो ना। ठीक है, और आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 कैसे आया, पोटेशियम का +2 और क्लोरीन का -4 = 0, तो इट इज़ +2। ठीक है,
चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट है आपका PTNH3 होल ट्वाइस यानी कि डाई अमाइन हो गया। क्लोरीन है डाई अमाइन क्लोरिडो। फिर है ये आपका मिथाइल अमाइन, तो इट इज़ मिथाइल अमाइन। ठीक है, प्लैटिनम, अंदर कोई भी नेगेटिव लिगेंड नहीं है। ठीक है, तो आपका प्लैटिनम आराम से सेकंड, और बाहर आपका आ गया क्लोराइड। समझ में आ गया बच्चा। ठीक है, नेगेटिव लिगेंड आपका क्लोरीन था तो उसका क्लोरिडो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट आपका प्लैटिनम पे कोई प्लैटिनेट नहीं लिखा जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे बाहर कोई भी मेटल नहीं है। राइट साइड में आपका नॉन मेटल है। मेटल्स हमेशा लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं बाहर कॉम्प्लेक्स के बाहर, और नॉन मेटल्स हमेशा आपके राइट साइड में लिखे जाते हैं कॉम्प्लेक्स के बाहर। ठीक है बच्चा, इतना याद रखिए आप लोग। कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना ही है हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कौन कौन से हैं वो बताने हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है, और इनके स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करने हैं जो इनके आइसोमर्स हैं। पहले फर्स्ट वाला देख लेते हैं। आपके पास है KCrH2O होल ट्वाइस C2O4 होल ट्वाइस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को क्लोज कर दीजिए, मिस प्रिंटिंग है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दे रखा है। ठीक है, इसके सिस और ट्रांस आइसोमर्स यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे पता चलता है? बनाकर। ठीक है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स भी पॉसिबल है जो कि सिस आइसोमर के होंगे। सिस आइसोमर ही ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। बताती हूँ कैसे। ये देखिए क्रोमियम है, क्रोमियम मेटल आपका यहाँ पे बना सेंटर में आ गया। फिर आपके पास यहाँ पे दो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐसे ऐसे अपोजिट 180 डिग्री पे शो कर दीजिए, एक तो ये ऑप्शन है। ठीक है, और जो ऑक्जेलेट है, दो ऑक्जेलेट हैं, उनको कैसे शो करोगे? ऑक्जेलेट का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, आपने यहाँ पे एक ऑक्जेलेट शो किया और एक आपने यहाँ पे ऑक्जेलेट शो किया। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? इट इज़ ट्रांस। क्यों? क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो अपोजिट साइड में है, दैट्स वाई इट इज़ अ ट्रांस स्ट्रक्चर। ठीक है, सिस में क्या होगा? वाटर वाटर पास में और ऑक्जेलेटो पास में। ये आपका सिस स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये तो हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो कि दो होते हैं आपके, सिस एंड ट्रांस। ठीक है बच्चा, अब इसका ऑप्टिकल आइसोमर भी पॉसिबल है। वो कैसे? ये देखिए ऑप्टिकल आइसोमर कैसे पॉसिबल है। सिर्फ सिस आइसोमर के आप ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर बना सकते हो, क्योंकि जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे ना, यहाँ मिरर आपने रखा तो अब देखो ना, ये बिल्कुल ही मिरर इमेजेस हैं। दीज आर मिरर इमेजेस, और जब इसको एक के ऊपर एक रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ये एक के ऊपर एक नहीं रखी जा सकती, क्योंकि देखो ना ये वाला ऑक्जेलेटो यहाँ पे है और ये वाला लेफ्ट में है, तो जब इसको उठा के रखोगे इसके ऊपर तो ये राइट वाला ना यहाँ पे आएगा। इसीलिए तो ऑप्टिकल आइसोमर कौन से होते हैं? जो आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, उन्हें ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कहा जाता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होते हैं? आपके ट्रांस। क्यों? क्योंकि देखो ना ट्रांस वाला आइसोमर है, आपने मिरर इमेज बनाई तो ये एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो इट इज सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। तो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। ठीक है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स आपको बनाने हैं जो कि सिस के ही पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगी। ओके, दीज आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस, वही ऑप्टिकल इमेजेस होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट है इसका। देखिए इसके भी आपको देखने बनाकर, आपको ये मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके कौन कौन से आइसोमर बन सकते हैं और पॉसिबिलिटी क्या है। इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, इन क्या है आपका? दिस इज इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन। ठीक है, 1,2 डायमाइन। ठीक है, ये है आपका, और यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन 1,2 डायमाइन। ये 3 मॉलिक्यूल्स लगे हैं, इसके इतने बड़े बड़े 3 मॉलिक्यूल्स लगे हैं। किसके साथ? आपके कोबाल्ट के साथ। ये CO, बड़ी मिसप्रिंटिंग है, O छोटा आएगा बेटा, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ अ कोबाल्ट CO। ठीक है, साथ में फिर आपके 3 क्लोरीन भी लगे जो कि बाहर है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में नहीं लगेंगे ये आपके। दिस इज द कॉम्प्लेक्स विद 3 इन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे बनाते हैं, हम नाइट्रोजन से शो करते हैं। जैसे आपका अभी ऑक्जेलेटो बनाया था ना ऊपर ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ही हम इन को, जो आपका इन है, इसको हम 2 नाइट्रोजन से शो करते हैं इस तरह से। ठीक है, 2 भी नहीं, हम 3 बनाते हैं एक्चुअली में। कैसे बना के दिखाती हूँ मैं आपको। ये कोबाल्ट है। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे करके,
दो से बना लो, बेटर है, दो नाइट्रोजन तो होते हैं। ऐसे करके ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे यहाँ पर है इस तरह से, इट्स अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। दो नाइट्रोजन के साथ ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है इस तरह से। बल्कि ऑक्जेलेटो का यहाँ पर दो ऑक्सीजन आपस में क्लोज बना रहे हैं और यहाँ पे दो नाइट्रोजन आपस में क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं। समझ में आया? ठीक है, यस। तो 3 इन मॉलिक्यूल के इस तरह से ये बने। ठीक है, अब इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स ये देखिए, ये रहे। ठीक है, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है कि सुपर इम्पोजेबल है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना। देखो इस वाले को उठा के रखोगे तो यहाँ पर आएगा ही नहीं, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, इसके भी ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। सबके बना के देख लीजिएगा बच्चा। ठीक है, ये रहे सारे बना के आप देखिएगा, सिस ट्रांस भी बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जिस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक डिफरेंट सेपरेट वीडियो बना के मैं आपको उसके लिए डाल दूँगी। ठीक है, चलिए। गिव एविडेंस दैट दिस एंड दिस आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमर्स कौन से होते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स वो आइसोमर होते हैं जब भी उनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो डिफरेंट आयन्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और वो डिफरेंट आयन्स डिफरेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर्स विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर गिव्स डिफरेंट आयन्स ऑन आयोनाइजेशन and these different ionized products react with different reagents and form different products. These are ionization isomers. ठीक है, अब क्या ये ऐसा करेंगे? क्या ये ऐसा करेंगे? देख लीजिए, एक आपको दे रखा है ये, जब इसकी बेरियम +2 से रिएक्शन कराई आपको वाइट प्रेसिपिटेट दिया। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन कराई फिर से Ag+ के साथ, फिर से उसी की Ag+ से कराई तो नो रिएक्शन। ठीक है, जब इस वाले की रिएक्शन कराई बेरियम +2 से तो नो रिएक्शन, इसकी कराई Ag+ से तो वाइट प्रेसिपिटेट। देखा, डिफरेंट रिएजेंट के साथ डिफरेंट रिएक्शन, इट मीन्स दीज आर आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, मैम एग्जाम में तो रिएक्शन हमें याद ही नहीं होगी, हम कैसे करेंगे? फिर उसके लिए एक ट्रिक है बच्चा, कैसे आप पता करोगे? आप देखिए, आयोनाइजेशन आइसोमर के लिए आपका यहाँ पे क्लोरीन है, पहले ये देखो, कोबाल्ट कोबाल्ट, NH3 NH3 सेम, इसका कुछ नहीं करना। जो ये ब्रैकेट के लेफ्ट राइट में जो ये आपके एलिमेंट्स दिखाई देते हैं ना, जो ग्रुप दिखाई देते हैं, उनको देखना है खाली, ये डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे ClSO4, यहाँ पे SO4Cl, बस। जो इस तरह के आपको कंपाउंड दिखाई देंगे ना, वो आपके आयोनाइजेशन आइसोमर्स होते हैं। बस सबसे बेस्ट ट्रिक है, रिएक्शंस को लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चा। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। Now explain on the basis of VBT valence bond theory that nickel tetracyanide आपका टेट्रासाइनो निकल है, आयन विद स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर इज डायामैग्नेटिक एंड दिस आयन विद टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इज पैरामैग्नेटिक। बड़ा इजी है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? निकल CN4 +2, ठीक है, -2 दे रखा है, सॉरी इट इज -2, ठीक है। x -4 = -2, x = -2 + 4, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज +2, ठीक है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। एटॉमिक नंबर ऑफ निकल इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज 28। आपको सीरीज याद होनी चाहिए, मैंने पहले भी कहा था बच्चा, ठीक है। एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए इसका, दिस इज D8 4s2, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देना s ऑर्बिटल से, तो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आ गई D8। इट हैज़ D8 कॉन्फ़िगरेशन, विच वन? निकल +2, ठीक है। D8 कॉन्फ़िगरेशन का 3D में ऑर्बिटल में आपने फिलिंग किया, दिस इज द फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, है ना। कैसे फिलिंग करते हो आप लोग? दिस इज द D ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, दिस इज द फिलिंग,
ठीक है, एक मिनट, ज़्यादा हो गई क्या? 1 2 3, ओके वेट, मैंने 6 बना दिए ये तो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, दिस इज द D8 ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, अब देखिए इसके पास 4 साइनाइड है, तो ये भी तो आएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए आए हुए हैं ना, अभी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है तो बॉन्ड बनाया हुआ है, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये रखेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। तो 3D के बाद कौन कौन से ये ऑर्बिटल्स आते हैं? 4s 4p एंड 4d। ठीक है, अब आप देखो जो साइनाइड है ना, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या यूज होता है? ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है, ये इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देता है। कौन? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाले यहाँ जंप कर जाएगा और इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा आपका। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब ये साइनाइड आएंगे 4 पेयर लेके और यहाँ पे फिलिंग हो जाएगी, वन पेयर यहाँ पे, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर एंड फोर्थ पेयर। हो गई फिलिंग। क्या कॉन्फ़िगरेशन बनी, क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी? डी में 1 फिलिंग हुआ, एस में 1 फिलिंग हुआ और पी में 2 फिलिंग हुआ। तो ये हो गई हाइब्रिडाइजेशन किसकी? निकल टेट्रासाइनाइड की, NiCN4-2, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। इसीलिए इसका स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। जब भी डी ऑर्बिटल पहले आ जाएगा, तो टोटल 4 है ना, आपने क्या सीखा है? 4 के लिए, 4 के लिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, किसके लिए? बट sp3 के लिए होती है। जहाँ भी डी आ जाएगा, DsP2 2 3 एंड 4, तो DsP2 के लिए स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। अब क्योंकि यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए डायामैग्नेटिक है। आया समझ में? हमने शो कर दिया। जिस तरह से हमने इसका शो किया है, वैसे आप इसका भी शो कर सकते हो बड़े आराम से। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। ठीक है, देखो अब जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो क्या होगा? ये रहा। ठीक है, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आएगा? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी आपका +2 ही आएगा, +2 ही ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चा। मतलब +2 के लिए आपने 3D कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ठीक है, आपने ये बना दिया ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो पेयरिंग तो होगी नहीं आपकी, जैसे ये दूसरे वाला है, ये रहा आपका, पेयरिंग तो होगी नहीं आपकी क्योंकि वीक लिगेंड है, इट्स अ वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी। तो 4 क्लोरीन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे, 1 पेयर, सेकेंड पेयर, 3 पेयर और 4th पेयर। ठीक है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई आपकी? sp3, दैट्स वाई इट इज टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यस, ये रे अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज पैरामैग्नेटिक। आया समझ में बच्चा? कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं? इट्स अ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन करके दिखा दिया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चा, चलिए, वेरी गुड। 6th क्वेश्चन, दिस इज पैरामैग्नेटिक, अभी हमने ऊपर ही प्रूफ किया है। दिस इज डायामैग्नेटिक, ये भी हमने प्रूफ किया है। दो बोथ आर टेट्राहेड्रल, वाई, तब भी दोनों टेट्राहेड्रल है। ठीक है, ऐसा कैसे? यहाँ पे -2 नहीं है, इसलिए डायामैग्नेटिक है और टेट्राहेड्रल है। ठीक है, कैसे शो किया हम लोगों ने? देखिए बच्चा, कैसे करेंगे हम लोग। दोनों को बोल रहे हैं डायामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल। कैसे? देखो, ये तो हमने प्रूफ किया था अभी, टेट्राहेड्रल है, डायामैग्नेटिक नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन से, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इट इज़ पैरामैग्नेटिक। इसकी अगर बात करोगे टेट्राहेड्रल क्यों है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए। ऑक्सीडेशन नंबर निकल के यहाँ पे 0 आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गई इसकी D8-4s2, ये रही D8-4s2। ठीक है, अब आपके 4 कार्बोनिल आएंगे तो कहाँ पे आएंगे? क्योंकि कार्बोनिल क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग करवा देगा, इन दोनों की पेयरिंग हो जाएगी। कैसे पेयरिंग हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे थे, ये यहाँ पे आ जाएगा और इसकी पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है ना, ये यहाँ पे इस तरह से आ गया। ठीक है, और 4s2 में आपके पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे ऐसे आ गए। अब 4s वाला खाली हो गया, 4p वाला खाली हो गया और 4d वाला खाली था ही। ठीक है आपका। अब क्या होगा बच्चा?
अब आपके पास 4 कार्बोनिल आएंगे तो कहाँ पे आएंगे, 1 पेयर यहाँ पे और 3 पेयर यहाँ पे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गई, sp3, एक पेयर s में आया और 3 पेयर आपके p में आए, sp3, तो क्या हो गई, टेट्राहेड्रल। तो इस तरह से दोनों के दोनों ही टेट्राहेड्रल हो गए, ठीक है। लेकिन ये आपका पैरामैग्नेटिक है और ये आपका डायामैग्नेटिक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, हाँ क्वेश्चन में यही कह रहा था कि इट इज़ पैरामैग्नेटिक, इट इज़ डायामैग्नेटिक, फिर भी जबकि दोनों टेट्राहेड्रल हैं, ऐसा क्यों, ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये डायामैग्नेटिक क्यों है, ये क्वेश्चन था आपका, दोनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होने के बावजूद भी। तो हमने वो प्रूफ करके दिखाया कि ऐसा क्यों है बच्चा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस कॉम्पाउंड इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस इज वीकली पैरामैग्नेटिक। अब देखो दोनों ही पैरामैग्नेटिक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है और एक वीक पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, और वीकली पैरामैग्नेटिक का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ऑब्वियसली आप देखो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग करवा देगा, इस तरह से देखो पेयरिंग करवा दी, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, तो इट इज़ वीकली पैरामैग्नेटिक। ये स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा इस तरह से, क्योंकि आपका जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट इज़ वीक फील्ड लिगेंड है ना। इस तरह से देखो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो इसके जो 5 के 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ठीक है बच्चा। इस तरह से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, explain this complex is inner orbital complex whereas this complex is an outer orbital complex। तो कैसे करोगे, इनर ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये पेयरिंग करवा देगा, और ये भी आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर भी ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा क्यों, ये डिपेंड करेगा आपके ऑक्सीडेशन नंबर पे सेंट्रल मेटल के, ठीक है। यहाँ पे जब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे +3 आएगी, क्यों, क्योंकि अमोनिया आपका न्यूट्रल है, तो +3 की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रह गई। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना कोबाल्ट का वो D6 बना। कैसे बना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन के बाद आता है, इट इज़ हैविंग एटॉमिक नंबर 27, तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ D7 4s2, ठीक है। अब देखिए +3 का क्या मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए और एक यहाँ से गया, यानी कि इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया D6, ठीक है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। D6 को जब आपने नॉर्मली ऑर्बिटल डायग्राम में शो किया तो इस तरह से इसका डायग्राम बनता है, ठीक है। अब अमोनिया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवा देगा, ये सारी की सारी पेयरिंग हो गई। जब पेयरिंग हो गई तो 6 अमोनिया जो लिगेंड है जब वो यहाँ पे अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे पेयर अप करेंगे, तो जो कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो बनेगी D2sp3, ठीक है। तो जिस वजह से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, निकल क्योंकि ये न्यूट्रल है तो निकल की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई वो +2 आई। अब निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आयरन कोबाल्ट निकल, यानी कि 28, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए D8 4s2, ठीक है। अब +2 है, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहाँ से निकला है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये है इसकी D8 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। +2 का मतलब क्या हुआ कि आपका D8 कॉन्फ़िगरेशन है, एंड दिस इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है बच्चा। अब देखिए क्योंकि अमोनिया यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो ये पेयरिंग करवाएगा, और जब पेयरिंग करवाएगा तो दिस इज़ द ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है, पेयरिंग करवा दी। अब आप देखिए ना 6 लिगेंड हैं अमोनिया के, तो वो कहाँ पे अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे, वो अपनी स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे यहाँ पे SD, ठीक है, और S और P3 यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 6 लिगेंड्स। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी बच्चा आपकी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी आपके इसके अकॉर्डिंग, देखो आपके 6 लिगेंड आएंगे ना, 6 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के आएंगे, तो ये आपका 1 में पेयर इसमें आया, 1 पेयर इसमें आया, ठीक है, 3 पेयर इसमें आए, कितने हो गए 3 4 5, और 1 पेयर इसमें आया, ठीक है। क्या कभी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन देखी है आप लोगों ने, DsP3D, इट इज़ नॉट पॉसिबल, एक्चुअली इम्पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है कि पहले आपका D में D आ जाए और फिर उसके बाद भी D आ जाए। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा, क्योंकि D आपका 2 पेयर लेगा, ठीक है, sp3 तो ठीक है, क्योंकि आपका D 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो इसीलिए इसको एम्प्टी छोड़ दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यहाँ पे की जाती है, ठीक है। अब समझ में आया कि ये क्यों लिखा हुआ है,
तो यहाँ पे sp3d2 इज़ द कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। इनर होते होते आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, क्योंकि ये निकल +2 में था, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी वीक लिगेंड की तरह एक्ट कर गया। आया समझे बच्चा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ऑफ दिस आयन। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है? सबसे पहले प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ से दिख ही रहा है आपको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। कैसे? साइनाइड पे -1 होता है, टोटल 4 है तो -4 हो गया। ठीक है, इक्वल टू -2, सॉल्व कीजिए, -2 + 4 इट इज़ +2। ठीक है, प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। अब जो +2 के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो है D8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब D8 कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल डायग्राम तो ये रहा। ठीक है, आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। अब आपको दिख रहा है कि साइनाइड तो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, आपको ऐसा लग रहा है ना, होता है ऐसा दिख रहा है आपको, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये तो पेयरिंग करवा देगा। और जब पेयरिंग करवा देगा तो देर इज़ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, देर इज़ नॉट एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई ये क्या है आपका 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, यही तो पूछा था आप लोगों से कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो देर आर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। द हेक्सा एक्वा, ठीक है, हेक्स एक्वो मैंगनीज सेकेंड आयन, ये है स्ट्रक्चर। हेक्स एक्वो मैंगनीज सेकेंड आयन contains 5 unpaired electrons, while hexacyan ion contains only 1 unpaired electron. Explain using crystal field theory. ठीक है, यहाँ पर भी हेक्सा है, यहाँ पर भी हेक्सा है। ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर 5 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 1 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। बच्चा ये तो विजिबल भी है। इट इज़ अ वीक लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये पेयरिंग करवा देगा, दैट्स वाई इट विल हैपन। ठीक है, इसी वजह से ये होगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस आयन गिवन दैट दिस फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज दिस। ये हम स्प्रिंटिंग है। ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। आपको निकालना है सिंपल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/β4 एंड दिस इज गिवन यू बीटा, तो बस उसको सॉल्व कर लीजिए आप। ठीक है, ये पूरा का पूरा β4 ही आपको दे रखा है। ठीक है बच्चा, वैसे भी ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, चाहे तो छोड़ सकते हैं इसको, स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, नो नीड टू डू दिस, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इन टर्म्स ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, वर्नर्स ने आपको पोस्टुलेट्स दिए थे, उसके बेसिस पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो बॉन्डिंग है उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या क्या कहा था इन्होंने कहा था कि अ मेटल एग्जिबिट्स 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया है, एक होती है प्राइमरी, सेकेंड होती है सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है कि जो आपके नेगेटिव आयंस होते हैं उनसे वो सेटिस्फाई होती है। सेकेंडरी वैलेंसी आपके बोथ नेगेटिव एंड न्यूट्रल आयंस से सेटिस्फाई होती है। ठीक है, और सबसे अलग जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वो थी कि प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो किसी भी मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी होती है कि वो जो मेटल आयन है कितने कोऑर्डिनेशन नंबर बना रहा है, यानी कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर है अ मेटल आयन हैज़ अ डेफिनेट नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज अराउंड द सेंट्रल एटम। ऑब्वियसली कोई भी मेटल आयन एक डेफिनेट सेकेंडरी वैलेंसी को रखेगा, क्योंकि वो डेफिनेट नंबर ऑफ लिगेंड से ही बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दीज वैलेंसीज प्रोजेक्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इन द स्पेस असाइंड टू द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जब वैलेंसी ही डेफिनेट होगी तो ज्योमेट्री भी डेफिनेट होगी। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसीज आर यूजुअली आयोनाइजेबल, ऑब्वियसली क्योंकि वो ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। ठीक है, आपको पता है ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन, अभी आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं बच्चा। FeSO4 solution mixed with ammonium sulfate solution in 1:1 molar ratio gives the test of Fe+2 ion, but copper sulfate solution mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give the test of Cu+2 ion. Explain why. चलिए, ये रिएक्शन है बच्चा, दिस इज द रिएक्शन फॉर बोथ। ठीक है, जो कि दोनों के दोनों आपके कंपाउंड्स हैं, ये आपके इन दोनों में सबसे मेजर डिफरेंस ये है बच्चा कि जो ये कंपाउंड है ना, ये डबल सॉल्ट है। आपका मोहर सॉल्ट होता है ना,
आप प्रैक्टिकल्स करते हो केमिस्ट्री में, ठीक है, इट इज़ अ मोहर सोल्ट, ठीक है, तो ये डबल सोल्ट है, ठीक है, और जबकि जो ये वाला आपका कॉम्पाउंड है इट इज़ सिंपली अ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, दिस इज़ योर डबल सोल्ट, ठीक है, एंड दिस वन इज़ योर कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड, ठीक है। जो डबल सोल्ट होता है वो अपने सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, ऑब्वियसली आपने रिएक्शंस की हैं, जो कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाता है जब उसको डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है, और इसी वजह से ये अपनी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं, ठीक है, ये अपना अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अपना अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अपना अलग प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से ये तीनों के तीनों और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स Fe+2 आयन का पॉजिटिव टेस्ट देता है, Fe+2 का पॉजिटिव टेस्ट देता है, और जब ये पॉजिटिव टेस्ट देगा तो बस यही आपसे पूछा है कि वो Fe+2 का पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो बाद वाले के लिए पूछा है कि Copper+2 का टेस्ट वो नहीं देता, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चा ये अपने सॉलिड स्टेट में और डिसॉल्व्ड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, यानी कि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ में डिसोसिएट नहीं होता और अपनी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है ही नहीं इसकी, और जब नहीं है तो ये किसी भी Cu+2 के आयन से रिएक्शन नहीं करेगा, उससे कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, दिस इज़ द रीज़न। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बच्चा। एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ये सभी एक्सप्लेन करने हैं। कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी दिस ब्रैकेट इस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं, ये पूरा ब्रैकेट के साथ जो एंटिटी है इट इज़ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ठीक है। लीगेंड क्या होते हैं? जो आपके अटैच होते हैं आपके सेंट्रल मेटल से, दोज आर द लीगेंड्स। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मेटल से कितने लीगेंड्स आपके अटैच्ड है, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन दिस कॉम्प्लेक्स, ये जो आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन कहलाता है, ठीक है। होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक का मतलब जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स आपके लगे होते हैं दैट इज़ होमोलैप्टिक, और हेट्रोलैप्टिक जब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स लगे होते हैं दैट इज़ हेट्रोलैप्टिक। लाइक दिस, सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप देख लीजिएगा। यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, एम्पीडेंटेट लिगेंड्स विद 2 एग्जाम्पल्स। यूनिडेंटेट लिगेंड्स जिसमें एक ही डोनर साइट होती है, लाइक योर अमोनिया क्लोराइड, ठीक है, यानी कि एक ही नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा, तो दैट इज यूनिडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट वेयर 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट, यानी कि 2 डोनर साइट्स आर प्रेजेंट, लाइक योर इथेन 1,2 डाइअमाइन। मैंने बताया था नाइट्रोजन के पास देखिए यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 नाइट्रोजन है, 2 लोन पेयर हैं, दैट्स वाई इट इज़ डाइडेंटेट लिगेंड। सिमिलरली और ऑक्जेलेट आयन, ये देखिए दीज आर द डाइडेंटेट लिगेंड्स। एम्बिडेंटेट, जहाँ पे आपके मोर देन 1 डोनर साइट्स आर अवेलेबल ऑन द सेम ग्रुप, ठीक है, दोनों के दोनों एटम्स ही आपके डोनर की तरह एक्ट करते हैं, वो होते हैं आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, लाइक योर नाइट्रो। यहाँ पे नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों को दोनों डोनर की एटम की तरह एक्ट करते हैं। सिमिलरली योर साइनाइड, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है और कार्बन भी है, ठीक है, दीज आर एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ये मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ाया है। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर्स बतानी है इन सभी एलिमेंट्स की। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बच्चा आपको लिगेंड्स के ऊपर कितने चार्ज होते हैं वो पता होना चाहिए, उसके बिना आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अमोनिया जो वाटर है इट इज़ हैविंग 0 चार्ज, इट इज़ न्यूट्रल, साइनाइड पे -1 होता है, इन इज़ अगेन न्यूट्रल, ठीक है। ब्रोमीन पे -1, इन इज़ न्यूट्रल, क्लोरीन -1, साइनाइड -1, अमोनिया न्यूट्रल, क्लोरीन -1, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। फिर भी कोई डाउट है मुझे बताइएगा, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। अब यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूलाज, आपको ये फॉर्मूलाज लिखने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको सिखाया था, ऊपर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह के करवाए हैं, ट्राई कीजिएगा, नहीं आते हैं देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। नाउ अब आपको इनके भी IUPAC नेम्स लिखने हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप अटैम्प्ट करके देखिएगा बच्चा। नाउ लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, आपको जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड के वो सभी यहाँ पे मेंशन करने हैं। जैसे 2 तरह के आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ 2 टाइप्स, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इज ऑफ 4 टाइप्स, सॉल्वेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन, ठीक है। इनके आप एग्जाम्पल्स बड़े आराम से लिख सकते हैं, मैंने आपको सारा कुछ ये पढ़ाया हुआ है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़।
यहाँ पे इसका आप आइसोमर बना कर देखिए, यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों ऑक्जेलेट आयंस हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए सिस और ट्रांस आइसोमर्स होते हैं, और सिस ट्रांस के लिए आपके डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होने चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स लेके आया है। कौन कौन से आप देखिए, आपके ये देखिए, ये आपका सिस और ये आपके ट्रांस, सॉरी हाँ, ये आपका ट्रांस इस तरह से। ठीक है, ट्रांस कैसे कहोगे? इस तरह से ये ट्रांस है। ठीक है, इन्हें एक नाम से और जाना जाता है फेशियल, जहाँ पे ये सारे सेम फेस, अपना फेस सेम साइड पे करके रखते हैं, उन्हें फेशियल ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं। और जहाँ पे इनके फेसिस ये डिफरेंट हो जाते हैं, किसी भी दो लिगेंड का फेस अगर डिफरेंट हो तो उसे मैरिडोनियल बोला जाता है। ठीक है, मैरिडियोनल या मैरिडोनियल। ठीक है, नाउ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर्स आपको ड्रॉ करने हैं। ऑक्जेलेट है, ऑब्वियसली ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। इसका मिरर बनाइए, यहाँ पे मिरर इमेज बनाने की कोशिश कीजिए। तो आप देख रहे हैं ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो है। दिस इज़ योर ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट कॉम्पाउंड का बनाने की कोशिश कीजिएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट का ये रहा। ठीक है, ये सब सिखाया है बच्चा मैंने आपको। ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ये भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ किस तरह से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये रहा। आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। नहीं समझ में आता है देन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। बट मैं यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही हूँ बच्चा एक एक चीज़ दोबारा से, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होता है बच्चों का, है ना। बच्चों को लगता है कि बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सो नॉट टू वेस्ट टाइम, मैं इसलिए स्किप कर देती हूँ। नाउ ऑल द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको इसके लिखने हैं, एंड हाउ मैनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर। अगेन द सेम क्वेश्चन इज ओवर हियर बच्चा, यू कैन ट्राई इट वंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन दैट इज ब्लू इन कलर। आपने मैनी टाइम्स देखा है लैब में। अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड, ये आपका अगर रिएक्शन करेगा एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ, ठीक है, तो ये आपको ग्रीन प्रेसिपिटेट देगा, जबकि ये खुद ब्लू कलर का है। ऐसा क्यों होता है? जैसा कि आपको पता है एक्वस कॉपर सल्फेट आपका ब्लू इन कलर है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज आयंस। ठीक है, आपका ये हाइड्रेट आयन की वजह से ये ब्लू इन कलर में होता है। जब पोटेशियम फ्लोराइड को ऐड किया जाता है तो होगा क्या, आपकी ये रिएक्शन परफॉर्म होगी, और इस रिएक्शन की वजह से जो आपका ये फ्लोरेट बनेगा दिस इज़ ग्रीन इन कलर। ठीक है, और जब पोटेशियम क्लोराइड को ऐड किया गया तो ये ब्राइट ग्रीन का बना, यानी कि ये ब्लू से ब्राइट ग्रीन कलर का हो गया ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस क्लोराइड। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि इन बोथ द केसेस जो आपके लिगेंड्स हैं फ्लोरीन क्लोरीन, आपके पोटेशियम क्लोराइड के अंदर वो वीक लिगेंड्स हैं, जिसकी वजह से वो रिप्लेस हो जाते हैं। कौन रिप्लेस हो जाते हैं? आपके ये वाले हाइड्रेट आयंस रिप्लेस हो जाते हैं फ्लोराइड एंड क्लोराइड आयंस से। ठीक है, इसी वजह से ये कलर चेंज शो करते हैं। Now question number 14, what is the coordination entity formed when excess of potassium cyanide is added to an aqueous solution of copper sulfate? इस copper sulfate solution में जब excess में KCN को डाला गया तो कौन सी coordination entity का formation होगा? तो this is the coordination entity. ठीक है, why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when hydrogen sulfide gas is passed through this solution? जब इस solution से पास किया गया कॉपर सल्फाइड को, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, तो कोई भी प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फाइड का फॉर्म नहीं हुआ, ये कहा जा रहा है। एक्चुअली में होता क्या है, जो ये एंटिटी फॉर्म हुई है ना बच्चा, इट इज़ अ वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और जब कोई भी एंटिटी स्टेबल कॉम्प्लेक्स होती है तो वो आयोनाइज नहीं होती, और जब आयोनाइज नहीं होगी तो ऑब्वियसली प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। दैट्स वाई इट डज नॉट शो एनी रिएक्शन ऑन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ओके, Discuss the nature of bonding in the following coordination entities on the basis of valence bond theory. ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग का क्या मतलब है बच्चा यहाँ पे, कि किस टाइप की बॉन्डिंग ये शो करता है। किस टाइप की से मतलब है बच्चा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, किस टाइप की बॉन्डिंग शो करता है। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और फिर उसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, और फिर डिपेंडिंग
ऑन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उसकी पेयरिंग और अनपेयरिंग करवाएंगे। उसके बाद आपको पता चलेगा कि वो डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, यू हैव टू ट्राई इट वंस। नाउ ड्रॉ द फिगर टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग शो करनी है। दिस इज द डी ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज द अगेन डी ऑर्बिटल। दो तरह से क्यों बनाए गए हैं ये, पहले देखो पांचों ऑर्बिटल आपको दिखाई दिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड। ये एवरेज एनर्जी पे आपको शो करना होता है, ऑलवेज एवरेज एनर्जी में। ठीक है, इसके बाद ये बैरी सेंटर है जो कि 0 होता है। आपकी स्प्लिटिंग हुई T2G के 3 ऑर्बिटल्स, EG के 2 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। यहाँ पे 2/5 ये डिस्टेंस होता है और यहाँ पे डिस्टेंस होता है 3/5। ठीक है, दिस इज द स्प्लिटिंग डायग्राम ऑफ द डी ऑर्बिटल। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, क्या होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जहाँ पे आपको लिगेंड्स के बारे में पता चलता है कि वहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, यानी कि वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली अरेंज्ड होते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स दिखते हैं मतलब वो हाई स्प्लिटिंग शो करते हैं, हाई CFSE शो करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। यही इनमें डिफरेंस है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी लिगेंड्स आपको दिखाई देते हैं सारे वीक होते हैं और राइट साइड में सारे के सारे आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वैल्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ये है क्या, एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होती है, जो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं ना आपके, डीजनरेट मतलब जो सेम एनर्जी में आप लिखते हो। ठीक है, दीज आर द डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स जो कि सेम एनर्जी के साथ होते हैं। ये 2 लेवल्स में स्प्लिट होते हैं। ठीक है, T2G एंड EG। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड की वजह से ये सब होता है। जो स्प्लिटिंग होती है इसी स्प्लिटिंग को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, और जो एनर्जी डिफरेंस होता है इन दोनों में दैट इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जिसे हम डेल्टा O से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब ये ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, और जब भी एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो आप पेयरिंग करके फिलिंग करोगे और अगर वीक लिगेंड होगा तो आप अनपेयरिंग करके फिलिंग करोगे। ठीक है, तो यही है आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा O डिसाइड द एक्चुअल कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये इफ़ द डेल्टा O वैल्यू ऑफ अ लिगेंड इज लेस तो पेयरिंग एनर्जी, अच्छा पेयरिंग एनर्जी से अगर कम होगी, ठीक है, आपकी पेयरिंग एनर्जी से अगर कम है डेल्टा O की वैल्यू, ठीक है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आपके EG ऑर्बिटल में एंटर करेंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर डेल्टा O की वैल्यू लेस है पेयरिंग एनर्जी से तो आपके EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाएंगे, यानी कि वहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, वहाँ पे वीक लिगेंड होंगे। ठीक है, अगर डेल्टा O की वैल्यू ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से तो आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो T2 और G ऑर्बिटल में ही एंटर करे रहेंगे, यानी कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स प्रेजेंट होंगे और वहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी। समझ में आया? तो इस तरह से जो आपका डेल्टा O है वो डिसाइड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कि डी ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, T2G ही रहेगा या EG में भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज पैरामैग्नेटिक, दिस इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, ये आप शो कर सकते हो बड़े आराम से, मैंने पूरा का पूरा आपको सिखाया है, जस्ट डू इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सॉल्यूशन है इसका, तो ये ग्रीन है एंड दिस सॉल्यूशन इज कलरलेस। आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होगी तो वो डायामैग्नेटिक होगा और डायामैग्नेटिक होगा तो वो कलरलेस होगा। ठीक है, और ये आपका पैरामैग्नेटिक होगा, क्यों, क्योंकि ये आपका वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगेंड है बच्चा, जो पेयरिंग नहीं करवाएगा, जिसकी वजह से पैरामैग्नेटिक होगा और इस वजह से वो कलर शो करेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस एंड दिस आर ऑफ डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस, व्हाई। ये डिफरेंट कलर शो करते हैं, ऐसा क्यों? डिपेंड करता है बच्चा, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये वीक लिगेंड है, इस वजह से ये डिफरेंट कलर्स शो करते हैं। एक और रीज़न भी है, क्योंकि ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी है फॉर द इनर डी ट्रांजिशंस वो भी डिफरेंट होती हैं आपकी। ठीक है, उसका रीज़न यही है कि साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
इस वजह से, और जो आपका वाटर है दैट इज़ वीक फील्ड लिगेंड, इस वजह से दोनों के जो ट्रांसमिशंस हैं, जो दोनों के एब्जॉर्प्शंस हैं, वो डिफरेंट कलर शो करती है। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बन में बॉन्डिंग का नेचर आपको बताना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मेटल कार्बन बॉन्ड जो आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनमें जो जो कार्बोनिल कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन होता है कार्बोनिल का, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। किस में डोनेट करता है? मेटल को डोनेट करता है, उसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से डी ऑर्बिटल जो मेटल का होता है वो एंटी बॉन्डिंग में चला जाता है और एंटी बॉन्डिंग वाले डी इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है। तो ये नेचर है आपके मेटल कार्बोनिल्स की बॉन्डिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। यू हैव टू ट्राई इट जस्ट वंस बच्चा, अपने आप कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को करने की, इजी क्वेश्चन है। राइट डाउन द IUPAC नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, इंडिकेट द ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, स्टीरियोकेमिस्ट्री, मैग्नेटिक मूवमेंट, एवरीथिंग। आई होप यू ऑल कैन डू इट वेरी वेल, ठीक है। मैं इसका एक पार्ट करवा देती हूँ आपको। ये आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसका IUPAC नेम हम लोगों ने लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल जाएगा कितने आपके लिगेंड्स अटैच्ड हैं, शेप आपको पता चल जाएगी, क्यों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन्स इट इज़ ऑक्टाहेड्रल। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने ड्रॉ करके दिखाई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं सिस एंड ट्रांस, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट आपने निकाला डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्क्वायर रूट ऑफ n+2, ठीक है। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप सारे के सारे अटेम्प्ट करके देखिएगा बच्चा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज मेंट बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन अ सॉल्यूशन। स्टेबिलिटी का मतलब वही होता है बच्चा कि वो डिसोसिएट नहीं होगा इनटू आयंस। मल्टीपल क्वेश्चंस अभी हमने अटेम्प्ट किए हैं। स्टेट द फैक्टर्स विच गवर्न स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, किन फैक्टर्स की वजह से कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबिलिटी को एक्वायर करता है। फर्स्ट रीज़न है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, नेक्स्ट है काइनेटिक स्टेबिलिटी, ठीक है। दो तरह की स्टेबिलिटी आपकी होती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं? आपका चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल आयन, ऑब्वियसली, बेसिक नेचर ऑफ द लिगेंड कि वो डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, एंड प्रेजेंस ऑफ द चिलेट रिंग, चिलेट रिंग छोटी है कि बड़ी है, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है उसका डिसोसिएशन। ज़्यादा बड़ी रिंग होगी तो ऑब्वियसली वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा, ओके। व्हाट इज़ मेंट बाय चिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। चिलेट इफेक्ट क्या होता है? जब भी कोई लिगेंड मेटल आयन से अटैच होता है वो इस तरह से अटैच होता है कि वो एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से मेटल लिगेंड के बीच में एसोसिएशन पाया जाता है और वो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, उसी को रिंग बोला जाता है। और इसी रिंग को हम बोलते हैं चिलेट रिंग और इसी को चिलेट इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। चलिए discuss briefly giving an example in each case of role of coordination compounds in biological system, medicinal chemistry, analytical chemistry, extraction और metallurgical of metals। यानी कि इन सभी सिस्टम्स में आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या रोल है ये आपको बताना है बच्चा। बायोलॉजिकल सिस्टम में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप क्लोरोफिल का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी ऑब्वियसली कैंसर जो आपका सबसे बड़ा एक इस टाइम क्या हमेशा से बना हुआ है, एक बहुत बड़ा एक थ्रेट बना हुआ है, तो सिस्प्लेटिन जो उसके लिए मेडिसिन चाहिए होती है उसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही रोल है, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए क्या है आपका, आप कलर चेंजेस को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है ना, आपने किया है सोल्ट एनालिसिस में, वो किस वजह से होता है? आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस ही हैं जो कलर चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या किसी का कलर चेंज करवाते हैं, ठीक है। मेटलर्जी ऑफ मेटल्स के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है बच्चा? अगर आपको ये कोई कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको अगर आपको एक्सट्रैक्ट करना है इसमें से गोल्ड को, तो कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे? जिंक मेटल को डाल के। और जिंक क्या है आपका? डी ट्रांजिशन यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट है, आपका एक मेटल है, ठीक है। तो इस तरह से ये मेटलर्जी में हेल्प करते हैं। हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन द सोल्यूशन, कितने आयंस प्रोड्यूस करोगे? अगर डिसोसिएशन हो रहा है इसका तो कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे बच्चा? इसके आपके 2 क्लोराइड आयंस डिसोसिएट होंगे। क्यों? अमोनिया का डिसोसिएशन तो होगा नहीं। अमोनिया का डिसोसिएशन क्यों नहीं होगा बच्चा? क्योंकि वो तो आपका न्यूट्रल है वैसे भी,
और पहली बात वो 6 नंबर में है, ठीक है। तो क्लोराइड का डिसोसिएशन होगा, यानी कि 2 इसका आंसर है, ठीक है। वन सेकेंड बच्चा, 2 तो क्लोराइड हो गए ना, हाँ वही मैं सोच रही थी, क्लोरीन तो आपके 2 हो गए ना, और एक आपका अमोनिया भी तो होगा, ठीक है। तो 2 कैसे हुआ, आपका 3 आंसर हो गया ना, 2 इसके और 1 इसके, तो आपका 3 थर्ड इज द आंसर बच्चा, ठीक है। येस, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अमंग द फॉलोइंग विच वन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है। वो कैसे निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर से, हर चीज़ आपस में कोरिलेटेड है, फाइंड कीजिए इसको, ईजी है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इसको निकालिएगा, ठीक है। कार्बोनिल पे कोई चार्ज नहीं होता, इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। अमंग्स द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्टेबल कॉम्प्लेक्स कैसे पता चलेगा कि वो डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, या उसका जो चिलेट रिंग है वो कितनी स्टेबल है, उस पर भी ये डिपेंड करेगा। बता देती हूँ क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करोगे। हमें पता है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है उसका चिलेशन ही उसकी स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है वो आपका ये वाला है, ठीक है। कौन से वाला है, पार्ट देख लीजिए कौन सा है ये, दिस इज़ योर Fe ऑक्जेलेट, आपका ये वाला, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टेबल चिलेट रिंग बनाएगा इस तरह से, देखो ना क्लोज्ड स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, दैट्स वाई दिस इज मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेवलेंथ का ऑर्डर पूछा है बच्चा कि इन तीनों कॉम्प्लेक्सेस में से सबसे ज़्यादा, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए कि करेक्ट ऑर्डर क्या है एब्जॉर्प्शन की वेवलेंथ का, जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है उसका ऑर्डर क्या है। ये डिपेंड किस पे करेगा बच्चा, जब भी एब्जॉर्प्शन होती है विजिबल रीजन में वो डिपेंड करती है लीगेंड्स पे, और लीगेंड आपको पता है कि CFSE वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, जो जितना स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा उसकी उतनी ही एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड यहाँ पर कौन है, नाइट्रो है, उससे लीस्ट है अमोनिया, और उससे भी लीस्ट है वाटर। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। ये आपका ऑर्डर हो गया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का, ठीक है बच्चा। और इसका जो आप वेवलेंथ के ऑर्डर की अगर बात करोगे, ठीक है, तो वो भी आपका क्या रहने वाला है, क्योंकि आपका जो CFSE का ऑर्डर है बच्चा वो इस तरह से है, जरा बात को ध्यान से समझो। जो CFSE का ऑर्डर है आपका वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से है, यहाँ पे आपका नाइट्रो है, ठीक है, यहाँ पे आपका अमोनिया है, और यहाँ पे आपका वाटर है, ठीक है। ये है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसकी हो रही है। अब जब सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग इसकी हो रही है, इसका मतलब इसने लीस्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो जब वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो रिवर्स हो जाएगा बच्चा, दिस इज़ योर करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वेवलेंथ। आया समझ में, इन द विजिबल रीजन। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इस टॉपिक को एंड किया है, ठीक है बच्चा। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अटैम्प्ट किए हैं, करने की कोशिश की है, मैक्सिमम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट है देन ड्रॉप योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। मैं बहुत ही जल्दी आपको रिवर्ट बैक करके न्यू वीडियोस आपको बना के दूंगी, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय।